हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के संबंध में। आज का जो वीडियो होगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। टीआरई 2.0 की अगर हम बात करते हैं 2.0 की, तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 प्रश्न आए थे। ध्यान रखिएगा, नेट 9 प्रश्न आप मिनिमम मानिए। और अगर आप ये समझिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर आपके 9 से 10 प्रश्न आ रहे हैं और किसी परीक्षा में यदि आपके एक सब्जेक्ट से 10 प्रश्न आ रहे हैं और ये 10 प्रश्न जो आपके आए थे वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड थे, यानी जिन बच्चों ने एसएसटी लिया था उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड था, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री यद्यपि थोड़ी सी बोरिंग होती है और बच्चे नहीं समझना चाहते हैं कि किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मैं बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आई हूँ। आप एक पॉइंट देखिए और क्वेश्चन से देखने के बाद से जो रिलेटेड पॉइंट है उस पॉइंट को समझिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उस क्वेश्चन से ज़्यादा आपको जो नोट होंगे उस नोट से आपको कई क्वेश्चंस तैयार होंगे। ये बात मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 प्रश्न अगर नहीं तैयार होते हैं तब आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं तैयार हुए एक क्वेश्चन से। और अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपको सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट, ठीक। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती की अगर हम बात करें तो उसका नाम था जेम्स टाउन, जो वर्जीनिया में थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जब पढ़ाई करते हैं, जब हम तैयार करने लगते हैं तो हमें कुछ एक थोड़ा सा मैप देख लेना है, ठीक। ये मैप है, आप समझ लीजिए कि ये होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड का मैप होता है, ठीक है। यहाँ पर यूके था, यानी ब्रिटेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और बहुत दूर यानी उत्तरी अटलांटिक को पार करके यहाँ पर था नॉर्थ अमेरिका, पूरी तरीके से यहाँ पर। तो इस एरिया में था कनाडा और इस एरिया में था उत्तरी अमेरिका। और आपको पता है कि चूंकि उस समय अमेरिका में छोटी छोटी कॉलोनी सभी अलग अलग फ्रांस डच के माध्यम से स्थापित की जा रही थी, तो ब्रिटिशियन ने भी, जो इंग्लैंड वासी थे, उन्होंने भी अमेरिका में अपनी उपनिवेश स्थापित किए थे अमेरिका में, ठीक। ध्यान रखिएगा। और ऐसे उपनिवेश की संख्या थी 13। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से देखा जाए तो यूके यानी इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और व्यापार करने के लिए, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ कनाडा का जो बॉर्डर था, यहाँ पर फ्रांस का अधिकार था। ध्यान रखिएगा, समझिएगा, बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ कि फ्रांस का अधिकार था। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये लोग यहाँ पर बॉर्डर पे आते थे तो इन लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती थी। तो इसका मतलब कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध होना तय था। ये युद्ध हुआ 7 वर्षों तक, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ये आया था आपका 56 से लेकर 63 तक, यानी 7 सालों तक चला था। और ये युद्ध के बाद से फ्रांस क्या हो गया, हार गया। और फ्रांस ने अपने जीते हुए क्षेत्र को भी किसे देना पड़ा, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को देना पड़ा। और इस तरीके से जो अमेरिका में स्वतंत्रता की जो भावना थी वो खुद ब खुद जागृत हो गई। क्योंकि ये लोग पूरे डिपेंडेबल थे फ्रांस पर। लेकिन फ्रांस की में जब पराजय हुई तो इन लोगों में थोड़ी सी जो है इंडिपेंडेंस आई और उन लोगों को पता लगा कि यदि व्यापार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा खुद स्वतंत्र होना पड़ेगा, हमारा खुद मुक्त व्यापार होना चाहिए। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई दूसरा राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन रूप से या पॉलिटिकल रूप से हमारे ऊपर कोई हावी ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का मूड बना, ठीक है, यानी एक माहौल बना, एक मूड बना। ध्यान रखिएगा, ये एक बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का माहौल बना कैसे, भूमिका बनी कैसे। तो इसी माध्यम सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ, जिसमें फ्रांस पराजय हुआ था, उसके बाद से बना था। तो अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेज बस्ती जो 13 उपनिवेश थे, उसमें पहली बस्ती की अगर हम बात करें तो वर्जीनिया थी, जेम्स टाउन, ठीक। सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी। देखिए, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने और वो इटली का निवासी था, ठीक। अमेरिका की खोज किसने की थी,
कोलंबस ने। लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो की थी वो नई दुनिया के रूप में की थी, यानी जब कोलंबस आया उसने अमेरिका को देखा तो उसने बताया कि ये अमेरिका नहीं है, बल्कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है नई दुनिया। यानी अमेरिका की खोज की अगर बात कर ले तो कोलंबस का नाम लिया जाता है, नहीं तो अमेरिको वेस्पुसी एक नाम का एक नाविक भी आया था और उसने जो है अमेरिका का नाम उसके ही नाम पर अमेरिका पड़ा। ध्यान रखिएगा, उसका नाम अमेरिको वेस्पुसी था, इटली का निवासी वो भी था और वो भी जब आया तो उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। लेकिन खोज अगर बात करें तो कोलंबस ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानवतावाद का संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानवतावाद का संस्थापक जो है वो पेट्रोक को कहा जाता है और मानवतावाद का जो संस्थापक था पेट्रोक, ये भी इटली का ही था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इटली का ही। अभी मैं आपको बता रही हूँ वो तीनों जो थे वो इटली के थे। कोलंबस भी, अमेरिको वेस्पुसी भी, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, और कोलंबस भी जो था इटली का ही निवासी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोक। ठीक है, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? ये भी बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न चूंकि पिछली बार TRE 2.0 में बने थे तो इस बार भी ये बन सकते हैं। तो द लास्ट जजमेंट जो है वो माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी है? माइकल एंजेलो की। अब माइकल एंजेलो की अगर बात करें तो सिस्तान में एक गिरजाघर बना हुआ है, उस गिरजाघर की छत पर, उसकी छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। तो जो उनका एक बहुत बड़ा सा ऐसे छत बना हुआ है, उस छत पर माइकल एंजेलो का ही बनाया हुआ चित्र है और द लास्ट जजमेंट। और इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक कृति है द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ये दोनों माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछली बार TRE 2.0 में आया है। तो देख लीजिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना बता देती हूँ कि बोस्टन टी पार्टी की घटना जो थी वो 1773 में हुई थी। इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया गया कि वो सीधे भारत से चाय का व्यापार कर सकती है, क्योंकि अमेरिका में भी चाय का व्यापार खूब होता था और इससे चाय के जितने भी व्यापार होते थे उन पर प्रभाव पड़ा। तो ये लोग क्या किए कि जब अमेरिका में जहाज, चाय से भरा जहाज जब बंदरगाह पर वहाँ पर पहुँचा, तो जब बंदरगाह पर पहुंचा तो एक ध्यान रखिएगा, फिर से एक बात को समझिएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। जहाज जो है, चाय से लदा हुआ जहाज जब अमेरिका बंदरगाह पर पहुंचा तो मोहाक जनजात के लोग, जो रेड इंडियन के होते थे, मोहाक जनजात के लोग रेड इंडियन का वेशभूषा धारण करके उस जहाज पर चढ़े और जहाज पर चढ़ करके टी पार्टी, जो टी से बने हुए जहाज थे, उस चाय को समुद्र में फेंकने लगे। ये घटना बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व जो है वो सैमुअल एडम्स था। ये एकमात्र ऐसी घटना थी जिससे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। जबकि सप्तवर्षीय युद्ध जो था उसमें अमेरिका के लोग, जब फ्रांस की पराजय हुई तो अमेरिका में खुद का स्वतंत्रता हो, इस बात की नींव पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 1773 में मोहॉक, ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। अब पेपर का जो स्टैंडर्ड बन रहा है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है। रेड इंडियन के लोग थे, मोहॉक जनजाति के लोग थे, जो रेड इंडियन का कपड़ा पहन के उस जहाज में चढ़े और चाय से भरे जहाज को समुद्र में फेंकने लगे। तो यही घटना जो होती है वो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। 16 दिसंबर 1773 में होती है और इसी घटना के बाद से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। यानी अमेरिका वासी जो वो उपनिवेशीवादी थे वो सोच लिए कि अब जब तक कोई हमारा स्वयं का संविधान नहीं होगा, हमारा स्वयं का राज्य नहीं होगा, हमारा स्वयं का देश नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी व्यापार करने का जो इतना कर लग रहा है ये सारा चीज़ बहुत मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एक पॉइंट से लगभग 4 से 5 पॉइंट बता रही हूँ, लगभग 6 पॉइंट भी बता रही हूँ। अब जैसे इसी की बात कर ले तो एक तो आपको ये पता लग गया कि बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसमें किस जनजाति ने भाग लिया? तो मोहॉक जनजाति ने। किस लोगों का वेशभूषा धारण किया? रेड इंडियन का। कौन इसका नेतृत्व किया था? सैमुअल एडम जो है, सैमुअल एडम ने इसका नेतृत्व किया था।
चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये हुआ कि इस घटना के बाद से ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तत्कालिक कारण भी यही बना था। तो ये देखिए लगभग 6 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने बनाया? मैक्स जेफरसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने बनाया? मैक्स जेफरसन ने। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि जो उपनिवेशवादी थे इनसे जब बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई उसके बाद से इंग्लैंड के बीच इनसे संघर्ष होना तय था। ये बात तय थी कि अब इनके बीच संघर्ष होगा और ये संघर्ष हुआ। तो चूंकि पहला संघर्ष की अगर बात करें तो 5 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर 1774 को पहला महादेशीय सम्मेलन होता है जिसमें 13 उपनिवेशियों ने ये बताया कि ब्रिटिश कानून जो बन रहे हैं या व्यापार का जो आ रहा है वहाँ से उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। तो ये डेट याद रखिएगा। ये पहला महादेशीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था और इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहते हैं या महादेशीय सम्मेलन कहते हैं। ये हुआ था 5 सितंबर 1774 को हुआ था, जिसमें 13 उपनिवेशवादियों ने इंग्लैंड के से आ रहे व्यापार का बहिष्कार किया और उनके द्वारा बनाए हुए कानून का भी विरोध किया। ठीक, पहली चीज ये हुई। फिर तो ध्यान रखिएगा मैक्स जेफरसन, ये चीज थी। फिर ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर कौन सा था? स्टैंप एक्ट था, 1765 में लगा था और उस समय उसका प्रधानमंत्री ग्रैनविल था। ग्रैनविल ने ये एक्ट लगाया था, स्टैंप एक्ट, और इसमें 20 सीलिंग जो थी वो स्टैंप पर लगती थी और 20 सीलिंग का मूल्य बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि 1774 में महादेशीय सम्मेलन, प्रथम महादेशीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया शहर में होता है और दूसरा सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 1775 में होता है। ये घटना जो होती है वो 18 अप्रैल 1775 को दूसरा लेक्सिंगटन शहर में इन दोनों के बीच यानी उपनिवेशीवादी और इंग्लैंड के बीच संघर्ष होता है 1775 में। ठीक है, तो आपको पता है कि जब इन लोगों के बीच संघर्ष होता है तो चूंकि 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन होता है और इसी महासम्मेलन के बाद से जो है वो स्वतंत्रता घोषणा पत्र बनाया जाता है, जिसे मैक्स जेफरसन क्या करते हैं, विधिवत रूप से प्रारूप बनाते हैं मैक्स जेफरसन और घोषणा करते हैं। इसलिए हम 4 जुलाई, ध्यान रखिएगा ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1776 से अमेरिका क्या करता है, अपने को स्वतंत्र मानता है और इस स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप मैक्स जेफरसन तैयार करते हैं। यानी 73 में हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना, 74 में पहला महादेशीय सम्मेलन हुआ, 75 में इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। फिर से ध्यान रखिएगा जो संघर्ष का प्रारूप होता है वो लेक्सिंगटन में होता है, प्रथम संघर्ष होता है, और 76 में फिलाडेल्फिया में ही दूसरा महादेशीय सम्मेलन होता है जिसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इसी दिन से अमेरिका अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है। ठीक है, अब ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला कर कौन सा था? स्टैंप एक्ट था, ग्रैनविल ने लगवाया था। आपको पता है कि जब राजकोषीय घाटा अगर बात करें या राजकोष अगर कम होता है तो केवल कर के माध्यम से राजकोषीय जो घाटा होता है उसको परिपूर्ण किया जाता है। तो उसी के माध्यम से ग्रैनविल द्वारा स्टैंप एक्ट लगा इंग्लैंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका पे, और ये जो स्टैंप एक्ट लगता था उसमें 20 सीलिंग लगा दी गई। इस तरह पत्र लेख जिस तरीके के जो भी कार्य होते थे उसमें 20 सीलिंग देनी पड़ती थी, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो पहला प्रत्यक्ष कर की यहाँ पर बात है तो स्टैंप एक्ट लगा था, 1765 में लगा था, ग्रैनविल ने लगाया था। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो रेड इंडियन थे। मैंने बताया था अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था जो इटली का निवासी था। ठीक, आगे क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगलन था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर। आपको पता है कि उस समय नई मार्ग खोजे जा रही थी, थोड़ा धर्म का प्रचार प्रसार का तो चीजें बहुत दूर की थी, सिर्फ नए मार्ग खोजे जा रहे थे व्यापार के संबंध में। तो पॉइंट याद रहिएगा कि कोलंबस द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा जब भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई, इसी तरीके से जो नाविक होते थे चूंकि वो एक रास्ता दूसरे रास्ते से जोड़ने का प्रयास करते थे, उसी तरीके से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर आपसे बात करें तो वो था मैगलन। वो कौन था? मैगलन था। तो
दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया था। ये नाम भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो सैमुअल एडम्स का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सैमुअल एडम्स थे जिन्होंने बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व भी किया था। देखिए 1763 में जब सप्तवर्षीय संघर्ष समाप्त हुआ, ठीक है, जब समाप्त हुआ तो 1765 में एक स्टैम्प एक्ट ले आ दिया ग्रैनविल द्वारा, और ये स्टैम्प एक्ट हर चीज़ों पर छोटे छोटे कर लगा दिए गए। जैसे 1767 की अगर हम बात करें तो 1767 में ब्रिटिश संसद द्वारा कागज पर, शीशा पर, चाय पर, रोगन जैसे हर उपभोक्त वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया। तो उपनिवेश वासियों ने इस करों का विरोध किया और सैमुअल एडम्स ने ये नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी अगर हमारा कि खुद तरीके का हमारा शासन नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके का कर नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नारा दिया गया था सैमुअल एडम्स के द्वारा। मैंने आपको फिर से बता दिया 1763 की बात, पहले 63 आप जानते रहिए, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, फिर 1765 में स्टैम्प एक्ट आता है, स्टैम्प एक्ट, फिर 1767 में हर वस्तुओं पर, उपभोग वस्तुओं पर भी कर लगा दिया जाता है। इसी की वजह से 1767 में लगाए हुए जो प्रत्यक्ष कर लगा रहे थे रोगन पर, शीशा पर, चाय पर, कागज पर, तो इसलिए सैमुअल एडम ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी का भी नेतृत्व किया था। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, प्रथम महादेशीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो फिलाडेल्फिया में हुआ था। प्रथम महादेशीय सम्मेलन की अगर मैंने आपको बता दिया था, ये कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को पहला महादेशीय सम्मेलन हुआ था। उपनिवेशवासियों का सम्मेलन था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया था और उनके द्वारा किए गए व्यापार का पुरजोर विरोध कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका का संविधान बना 1787 में, अमेरिका का संविधान बना। देखिए अमेरिका का संविधान 1787 में बना और विश्व का पहला संविधान, किसी भी देश का पहला संविधान जो लागू हुआ था वो 1789 में अमेरिका का ही था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तो मिला पर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, क्योंकि अमेरिका के सभी संविधान से भारतीय संविधान क्या है, कुछ स्रोत प्राप्त किया हुआ है, इसलिए भारत का संविधान लचीला संविधान होता है। समय समय पर इस पर भी बदलाव होते हैं, पर अगर विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की बात करें या व्यापक संविधान की बात करें तो वो अमेरिका का था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि संविधान तो बना और इस संविधान में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तो मिला पर वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। आपसे पूछ सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार मिला था, किसका अधिकार महिलाओं को नहीं मिला था? तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, जो बहुत बाद में मिला है। और माफ करें, अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 में बना था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट, लुई 14वां ऐसा मानना था। फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो भी शासक राजा हुए थे, जो भी, वो सब बहुत निरंकुश थे। तो निरंकुश राजा का ही ये पहचान है कि वो खुद कहता था, लुई 14वां जो था उसने स्वयं कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कहे हुए शब्द ही क्या थे? कानून थे। इसके कुछ निरंकुशता के कारण ही फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो बहुत बड़ा कारण बनी थी, क्योंकि राजा जो थे वो निरंकुश थे। और जो लुई 16वां बना था, जो वर्तमान में अगर बात करें तो जो राजा था लुई 16वां, तो लुई 16वां की अगर हम बात करें तो लुई 16वां जो था ये निरंकुश भी था, इसके साथ साथ लुई 16वां निरंकुश भी था और निरंकुश होने के साथ साथ इसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। और जो रानी थी इनकी रानी को भी लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और लोग, जब बच्चे छोटे, जब ये घूमने के लिए बाहर निकले तो लोग रोटी दो कह के जब बच्चे मांगने लगे तो इनकी पत्नी माने जो रानी थी उन्होंने कहा कि अरे रोटी नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा जब रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ, केक खाओ, ऐसा उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि जिसके पास रोटी नहीं है उसको ब्रेड या केक कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बताती थी कि वे लोग बहुत निरंकुश थे, इनकी राजशाही बहुत ज़्यादा थी। ये राज विलास, पैलेस, ये सब चीज़ों में अपनी पैसे क्या कर रहे थे? बर्बाद कर रहे थे। और जब राजकोष में कुछ भी पैसा नहीं बचता था तो लोगों पर कर लगाते थे और कर डायरेक्ट उन लोगों से वसूलते थे जो देश की 90% जनता से, जो लोग
जो सामान्य जनता थी उनसे वसूलते थे। तो इस कारण फ्रांस की क्रांति का होना भी बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से राजद्रोह के आरोप में इसे फांसी दी गई थी। लुई 16वां को जो है वो फांसी में, इसके स्टेटमेंट ये चूंकि परीक्षा में पूछा जाता है, और लुई 16वां को ही ध्यान रखिएगा, लुई जो 14वां था इसको राजद्रोह के संबंध में भी फांसी दी गई थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लुई 16वां को फांसी दी गई थी, तो हाँ, लुई 16वां को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। और जब मेरे राज्य ही मैं हूँ और मेरे कानून है, शब्द ही कानून है, ये लुई 14वां का कथन था। ठीक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तकें भी पूछी जाती, कृति भी पूछी जाती हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है? तो देखिए 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टल कारागृह के फाटक को क्या कर दिया था, तोड़कर बंदियों को वहां से मुक्त कर दिया गया। तब से फ्रांस में भी 14 जुलाई से राष्ट्रीय दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उस समय अगर बात करें, जब फ्रांस की क्रांति जब बात होती है, तो उस समय लुई 16वां का शासन था। ठीक है, लुई 16वां का शासन था। और इसी लुई 16वां को, चूंकि इसका राज दरबार बहुत भड़कीला था, इनकी रानी को भी लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, तो इनको राजद्रोह के आरोप में भी क्या हुई थी, फांसी दी गई थी। और इनका जो शासन था वो बहुत ही निरंकुश था। इस निरंकुशता के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। अमेरिका में लफायते के नेतृत्व में फ्रांस की एक सेना जो थी अमेरिका का साथ दी थी इंग्लैंड को हराने में। तो जब ये लोग वापस गए फ्रांस में, तो फ्रांस के लोगों को इन्होंने बताया, समझाया कि यदि खुद का शासन हो जाए, खुद का हमारे ऊपर अगर शासन होगा तो हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो अप करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न बना था फ्रांस में क्रांति होने का। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड था। ये 15 क्वेश्चन जो थे, ये चूंकि परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया हुआ। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस बात को तय मानिए कि इस वीडियो से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे ही वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।